हेलो। उम्मीद है कि आपने बनाया होगा और क्वेश्चंस का लेवल देखते हुए आप इंक्विजिटिव होंगे, आप उत्सुक होंगे कि जानने के लिए कि आंसर्स सही कौन कौन से हैं। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं अपने चैलेंजर सीरीज के सेट नंबर 4 का। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चन को देखो अगर, तो आपको बहुत बार ऐसा होता है, आप जरा देखिए कि आपको इंप्रूवमेंट में करना यह होता है कि जहां पे शब्द चेंज किए हुए हैं टारगेट उसको करना होता है, शब्दों का जो चेंज हुआ है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कंसंट्रेटिंग ऑन, यहां पे परसुइंग, यहां पे स्ट्रेसिंग ऑन और यहां पे फोकसिंग ऑन, और नो इंप्रूवमेंट नहीं है कि आप उसको सही मान के दे सकते हो। नो इंप्रूवमेंट होता तो आप उसको भी कंसिडर करते। अब एक फैक्टर यहां पे है कि वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, और अगर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं तो वो फोकस भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस ऑन का मतलब होता है किसी बात पे जोर डालना। तो आपका कंफ्यूजन अगर यहां भी है, परस्यूइंग वेज मतलब वो रास्ता खोज रहे हैं, तरीके खोज रहे हैं, तो इनफैक्ट आपका यहां पे चारों ऑप्शन सही है। अब उसके बाद आपको यह देखना है कि वो कंसंट्रेट करें क्रिएटिंग लिंक्स, बिल्डिंग कनेक्टिविटी, बिल्डिंग लिंक्स एंड फोर्जिंग लिंक्स। अभी ये ध्यान देना कि आपको जो टारगेट पे मेजर वर्ड था वो ये चारों था, और लिंक वर्ड जब आता है तो उसके साथ वो क्रिएट करना या बिल्ड करने का जो मतलब होता है वो सिर्फ फोर्ज से आता है। अगर फोर्ज है तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं देने का है। ट्राइंग टू फोर्ज लिंक मीन्स हम वो लिंक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहां का वर्ड था ये, यहां से आपको देखना था। मूव कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप देखो, अगर बहुत ज्यादा लंबा है ना तो he did not change, the people were willing। अभी आप सेंटेंस में देखो, I think Ronnie had something useful to say, बट का मतलब कि कभी भी पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा आगे में। उसको कुछ यूजफुल बोलना था, लेकिन तो आपका पीपल वर विलिंग टू एक्सेप्ट, ये तुम्हारा नहीं जाएगा। ही डिड नॉट चेंज द माइंड्स ऑफ अ नॉलेजेबल पब्लिक, वो जो ज्ञानी पब्लिक था उसके माइंड को वो नहीं बदल पाया। ऑप्शन नंबर ए। ही फेल्ड टू कन्विंस अ सस्पिशियस कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन होता है जो किसी खास उद्देश्य के लिए कहीं जमा हुए हैं, और ये पर्टिकुलरली रिलीजियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वो ऑडियंस की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है, तो कंग्रीगेशन वर्ड को नहीं लेना है, आपको ये डालना है he could not convince the doubting। डाउटफुल नहीं, डाउटफुल मतलब वो जिसको देख के हमको संदेह हो। डाउटिंग मींस वंस हु डाउट्स। सो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है। मूव कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। द 8th century revival of Byzantine learning is an inexplicable phenomenon। और ये ध्यान रखिएगा, इनएक्सप्लिकेबल फिनोमेनन यहां पे भी है क्योंकि नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया हुआ है। एंड इट्स, देखो यहां के चीजों से उसका आइडिया लग रहा है। इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रिकर्सर्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड। उनको भी नहीं खोजा गया है, उनको भी हम नहीं खोज पाए हैं। येट टू बी डिस्कवर्ड का मतलब उनको अभी नहीं खोज पाए हैं। राम इज येट टू कम, राम का आना बाकी है, मतलब राम अभी तक नहीं आया है। अब आप जरा देखो कि ये जो रिवाइवल था वो अ फिनोमेनन इनकम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड। इनकम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड, देखो जरा इसको पढ़ के, आधा अधूरा एक्सप्लेन हुआ है। जब यहां लिखा हुआ है कि उनको अभी खोजना बाकी है, तो आधा अधूरा का कोई मतलब नहीं जाएगा।
अ फिनोमेनन येट टू बी डिस्कवर्ड, जब येट टू बी डिस्कवर्ड यही लगाना था तो फिर हम एक ही को लगाते, हम सीधा लर्निंग एंड इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रिस्कर्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड हम कर देते, फिर दोबारा इसको रिपीट करने की क्या जरूरत थी। तो तुम्हारा ये दोनों कैंसिल, और अनआइडेंटिफाइबल फिनोमेना, आइडेंटिफाई करने को घटना से तो हम जोड़ ही नहीं सकते ना। सो तुम्हारा थर्ड का आंसर सी है, इनएक्सप्लिकेबल दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, उसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग था, अभी आप ध्यान देना। इफ यू आर ऑन अ 3 month सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोजेक्ट, 3 महीने के प्रोजेक्ट पे हो आप, and in 2 weeks you have put together a program that solves part of the problem, so it, अभी आप देखो कि अगर आप 3 महीने के प्रोजेक्ट पे हो और 2 हफ्ते में आपने उसका एक अंश क्रिएट कर दिया हो, ये 2 हफ्ते प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए है। अभी आप जरा कहीं क्वेश्चन देखिए कि a program that had solved part of the problem in 2 weeks, यहां पे इन 2 weeks को गलत वर्ड के साथ लगा दिया गया कि 2 वीक में वो प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। यहां पे प्लेसमेंट गड़बड़ हो गया है, यहां पे आप ध्यान दो, ओनली लगा दिया है, ओनली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इसके चलते तुम्हारा ये गलत हो जाएगा। तुम अभी ध्यान से देखते रहना। अब इन दोनों में देखो, एंड यू हैव पुट टुगेदर अ प्रोग्राम दैट सॉल्व्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन 2 वीक्स। अगेन वही वाली प्रॉब्लम जो है कि गलत वर्ड के साथ जो यहां पे था उसको यहां डाल दिया। सो आंसर इन 2 वीक्स यू हैव पुट टुगेदर अ प्रोग्राम दैट सॉल्व्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वही जो अंडरलाइन में दिया हुआ है वही वाला चीज यहां चलाएगा। इन 2 वीक्स से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, ओनली से तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ऑफ दीज इन्वायरमेंटलिस्ट प्रोक्लेम टू सेव नथिंग लेस देन द प्लैनेट सेल्फ। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट आजकल के बोलते हैं कि वो पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो प्रोक्लेम घोषणा करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब लेस लिटिल का खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस, लिस्ट, तो फिर हम उसमें डबल ई आर लगा के, आप जरा सोचना कि ये हम क्या इस कंपैरेटिव का भी कंपैरेटिव बना रहे हैं, मतलब जैसे गुड का बेटर बना तो बेटरर टाइप का नहीं होता। ये एक अलग वर्ड है जो किसी चीज की इंटेंसिटी, लेसर डिग्री, लेसर ग्रोथ, मतलब किसी चीज के लेवल को, डिग्री को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लेसर देन का इस्तेमाल नहीं करते हम। लेसर के बाद एक नाउन का लगना जरूरी होता है और उसके हिसाब से तुम्हारा लेसर वाला जहां जहां वर्ड है वो काट दो। अब अगर यहां पे दैट लगाने का, प्रोक्लेम दैट दे सेव, वे बचाते हैं, ये दैट से मीनिंग उतने क्लियरली नहीं आ रहा। ग्रामेटिकली ये भी सही है, दे सेव नथिंग लेस देन, बट दे प्रोक्लेम टू सेव, दे प्रोक्लेम आई फील, आई सॉ हिम गोइंग टाइप का अगर मैं सेंटेंस दूं, दैट लगाने के बाद वो मीनिंग एक्चुअली क्लियर नहीं आता है। यहां पे दे प्रोक्लेम दैट दे सेव, वे बचाते हैं, दे आर ट्राइंग टू सेव, अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता। प्रोक्लेम दैट दे आर ट्राइंग टू सेव, सो दैट से मीनिंग नहीं आ रहा है, सो आंसर इज सी, बहुत क्लियरली। ऑप्शन में दो ऑप्शन सही थे। इसमें देखो तो जरा, अदरवाइज का एक और यूज होता है। देखो, एक हम लोग अदरवाइज का नहीं तो का इस्तेमाल करते हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। एज ए कंजंक्शन हम अदरवाइज का इस्तेमाल करते हैं।
जिसको और एल्स के मीनिंग में इस्तेमाल किया था, और एल्स नहीं तो। बट एक अदरवाइज का मीनिंग होता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और वो कंजंक्शन की तरह नहीं। देखिएगा यहां पे ऑलरेडी कंजंक्शन लगा हुआ है, द एंड वुड अदरवाइज, अदरवाइज द एंड वुड, उस हिसाब से अदरवाइज का यहां पे रहना जरूरी है। और आप एक चीज और देखिए, यहां पे डिले एक्टिव में दिया हुआ है और यही चीज डिले होना है, ध्यान रखिएगा। एंड वुड डिले मतलब एंड देर कर देगा, एंड वुड बी डिलेड मतलब एंड देर हो जाएगा। तो आपको पैसिव भी बनाना है, अदरवाइज को रखना भी है। तो आपका ऑप्शन Bacon believed that the medical profession should be permitted to ease and quicken death. मेडिकल प्रोफेशन को आसान बना देना चाहिए या जल्दी वो मृत्यु दे देना चाहिए। Where the end would otherwise, मतलब अदरवाइज का मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मतलब हम अगर जल्दी नहीं मिला तो end would only be delayed for a few days and at the cost of a great pain, मतलब सिर्फ कुछ दिन और जिंदा रहेंगे और दर्द बहुत ज्यादा होगा। तो अदरवाइज का यूज होना यहां जरूरी था एंड पैसिव में बनना जरूरी था। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एक वर्ड है अलाइक। अलाइक का मतलब इक्वली इस्तेमाल करते हैं, राम एंड श्याम अलाइक मतलब दोनों। अब इसको इस्तेमाल करना हो तो अलाइक और बोथ एक साथ यूज नहीं होगा, दोनों एक साथ यूज नहीं होगा। हम यहां पे या तो बोथ रखते, बोथ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बोलते, या डॉक्टर्स एंड लॉयर्स अलाइक, एक दोनों बोथ वाले मीनिंग में। तो आपका यहां पे दोनों को हटा दिया गया है, ना अलाइक लगाया गया ना बोथ लगाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। मीनिंग अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इसको इंप्रूव करना है। ग्रामेटिक देखो, इन क्वेश्चंस में सही नहीं करना है, बाकी गलत नहीं है, एकाध बेस्ट है, बेस्ट है। हायर लेवल के एग्जामिनेशन में बेस्ट पूछता है, इंप्रूवमेंट नाम है ना। एरर में गलतियां होती हैं, इंप्रूवमेंट में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, और ये वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पे इंक्रीजिंग राइज लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन नंबर डी काट लेते हैं, और यहां पे अलाइक और बोथ दोनों दिया हुआ है तो हम ये काट लेंगे, दोनों में से कोई एक होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा सही। ध्यान से देखिएगा, आपने जैसे बनाया था, मैं जो देख रहा हूं कुछ कहीं कुछ मिसिंग लिंक हो तो आप उसको टिक कीजिएगा। टू कंसिडर अ डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ इनएडेक्वेट और मिसलीडिंग एविडेंस इज नेग्लेक्टिंग ईयर्स ऑफ। आप ये ध्यान रखिएगा, इज नेग्लेक्टिंग, यहां पे नेग्लेक्टिंग इज का भी इज के साथ आया हुआ बिफोर नहीं है। जैसे मैं अगर देखूं, मैं एक सेंटेंस देखता हूं, फॉर सम पीपल सक्सेस इज मेकिंग मनी। अब यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि सक्सेस पैसा कमा रहा है। आप जरा इसको ऐसे पढ़ो, मेकिंग मनी इज सक्सेस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके ये इज के बाद बिफोर नहीं आया है, मेकिंग मनी इस इज का कंप्लीमेंट्री पार्ट है।
और अगर आप ध्यान दो तो यहां पे इस मेकिंग के जगह पे टू मेक भी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि टू मेक बेटर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब आप इस थॉट को दिमाग में रख के देखिए जरा। To consider a diagnosis is neglecting years of specialized medical treatment, medical training. To consider a diagnosis on the basis of inadequate or misleading evidence is to neglect. अगर हम किसी डायग्नोसिस को कंसिडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनएडेक्वेट और मिसलीडिंग एविडेंस, अगर उसका एविडेंस जो प्रमाण है वो पूरा नहीं है या मिसलीडिंग है, तो स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रेनिंग का ये नेग्लेक्ट करना होगा मेडिकल ट्रेनिंग को। तो आप ये देखो कि आपका सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, और किसी बात को कंसीडर करना डायग्नोसिस को इस बेसिस पे वो ईयर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट करना है। टू कंसीडर दिस, हम कंसीडरिंग भी कर सकते हैं, बट जब ये ऑप्शन दिया हुआ है दोनों में, तो ये सबसे क्लियर ऑप्शन है, सबसे स्टैंडर्ड का ऑप्शन है। आपके एसएससी के बैंकिंग में जैसे हमारे अभी आप लोग जो सुन रहे होंगे, वो इन एग्जाम छोटे छोटे एग्जामिनेशंस को आप टारगेट करते हो। ये इनफैक्ट जीमेट के क्वेश्चंस है, और जीमेट के क्वेश्चंस में गलत ऑप्शन नहीं देता इंप्रूवमेंट में। आपसे बोलता है कि मैं 4 सही दे रहा हूं, सबसे स्टैंडर्ड का ऑप्शन कौन सा है, और स्टैंडर्ड का ऑप्शन आपका सबसे स्टैंडर्ड का यहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आप ध्यान देना। अगर कभी मेन सेंटेंस लिखा हुआ है, आप जरा ध्यान दो कि विथ जस्ट सेवरल क्विक स्ट्रोक्स ऑफ द पेन, बस इतना ही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस तो नहीं है, ये अटैचमेंट है, मतलब मेन सेंटेंस तो अभी आया नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द मंकीज वेयर ड्रॉन, यहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया हुआ है, और रूल ये है कि कभी भी मेन सेंटेंस के पहले तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर यहां दिया हुआ हो, उसके पहले जो भी लिखा जाता है उसका कनेक्शन उस मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, इसका कनेक्शन इससे होना चाहिए। अब अगर मैं इसको देखूं तो अभी क्या हो जाएगा कि जस्ट सेवरल क्विक स्ट्रोक्स ऑफ द पेन, पेन के कुछ थोड़ा बहुत पेन चलाकर, तो वो अभी बंदर चलाने लगेंगे। अगर मंकीज यहां रहेगा तो वो आर्टिस्ट नहीं चला पाएगा, तो आर्टिस्ट यहां पे होना चाहिए था। ठीक है, आर्टिस्ट यहां है, मंकीज यहां है। अब जरा देखो, द आर्टिस्ट स्केच द मंकीज एंड ऑल्सो कैप्चर्ड देयर एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब उनका जो उछल कूद होता है, उनके जो, एंड ऑल्सो कैप्चर, भाई जब वो स्केच ही कर रहा था तो उनका कैप्चर किया। ऑल्सो का मतलब क्या, इस ऑल्सो का तो तस्वीर बनाने के पार्ट का ही वो पार्ट, उसी का वो पार्ट था, सो ऑल्सो का हम इस्तेमाल नहीं कर देंगे। अब यहां देखो, द आर्टिस्ट कैप्चर्ड द एंटिक्स ऑफ द मंकीज स्केचिंग देम, जबकि यहां पे लिखा हुआ है द आर्टिस्ट स्केच द मंकीज कैप्चरिंग देयर एंटिक्स, उनके एंटिक्स को कैप्चर करते हुए उसने स्केचिंग बनाया, और यहां पे बोल रहा है कैप्चर द एंटिक्स। सो आप ये ध्यान रखो कि उसने मंकी की तस्वीर बनाई जिसमें उसने मंकी के सारे उछल कूद को कैप्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेंटेंस में देखो, although garlic is often served with Italian cuisine, इटालियन जो डिश होते हैं
कोई पर्टिकुलर डिश नहीं, सारे इटालियन डिश में गार्लिक को एकदम उनको उसको जोड़ा जाता है इटालियन क्यूजिन से। इट इज एक्चुअली द ऑरिगेनो जो पहचान देता है सबसे ज्यादा इटालियंस। अब अगर इटालियंस लिखेंगे तो जो इटली के लोग हो जाएंगे, इटली के क्यूजिन को, फ्रेंच के क्यूजिन को। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहां पे लोग हो गए इटालियंस, विच जनरली सर्व्स टू डिस्टिंग्विश एन इटालियन सॉस। जबकि यहां पे क्यूजिन लिखा हुआ है तो सारे पकवानों की बात हो रही है, तो सिर्फ सॉस नहीं होगा। ये गलती से यहां आ गया है। विच प्राइमरली डिस्टिंग्विशेस इटालियंस फ्रॉम द फ्रेंचमैन। इंसानों का नहीं, उनके कुकरी का, खाना पकाने के सिस्टम को सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश करता है। मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन अपने 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 हिसाब से इंटरेस्टिंग थे। आप लोग बताइएगा जरूर कि आपको इन क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन जो मैंने दिया वो कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा कितना आपने सही बनाया था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।